Hello student, today we will discuss about chapter 5, the fundamental units of life is called C, class 9, part 11. Today the topic is endoplasmic reticulum, ER, and differentiate between RER, rough endoplasmic reticulum, and a smooth endoplasmic reticulum. In the previous class, we also described about chromosomes. So, in the last topic, I also explained about chromosomes. So, in the chromosomes, हेप्लोइड एंड डिप्लोइड, पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि क्रोमोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बता रहे थे, लेकिन मोबाइल में कुछ फॉल्ट हो जाने के कारण मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आज मैं आपको बता देता हूँ थोड़े समय में कि प्रोकैरियोटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर के रूप में होते हैं। तो सिंगल जो क्रोमोसोम होते हैं उनको हम लोग हेप्लोइड के नाम से जानते हैं, और जो पेयर के रूप में होते हैं उसे हम लोग डिप्लोइड के रूप में जानते हैं। जब सेल का डिवीजन होता था एक सिंगल सेल से, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा दो डॉटर सेल में इनका डिवीजन होता है। ठीक है, अगर क्रोमोसोम के बारे में देखें तो ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 46 होता है। तो 46 में 44 क्रोमोसोम जो होते हैं जिसे हम लोग ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं, नॉन फंक्शनल होता है। लेकिन दो क्रोमोसोम जो होते हैं वो इनको हम लोग जर्म सेल के रूप में या गैमेट्स के रूप में जानते हैं। तो मेल के अंदर में एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए गए, एक्स और वाई गैमेट्स हैं, और फीमेल के अंदर में एक्स और एक्स गैमेट्स के रूप में होता है। तो स्पर्म में एक न्यूक्लियस पाया गया और ओवम में एक न्यूक्लियस पाया गया। जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज की फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट का फॉर्मेशन होने के कारण डिप्लोइड बने। तो इस प्रकार हम लोग हेप्लोइड और डिप्लोइड के बारे में जानते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर्ड बाय पॉटर इन 1945 ईस्वी में पॉटर नाम के एक साइंटिस्ट ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किया था। इसको याद कीजिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन रहता। अब है नेक्स्ट नेचर एंड ऑकरेंस। इसके नेचर और ऑकरेंस क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? देखिए इसको, इनसाइड द सेल 3 एग्जिस्ट ए मेम्ब्रेनस नेटवर्क। सेल के अंदर में ये 3 फॉर्म के रूप में, 3 डायमेंशनल फॉर्म के रूप में मेम्ब्रेनस नेटवर्क होते हैं, और इनक्लोजिंग ए फ्लूइड फिल्ड लुमेन, और इसके अंदर में फ्लूइड भरा होता है। लुमेन क्या मतलब क्या होता है? वेसिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर विच ऑलमोस्ट फिल अप द इंट्रासेलुलर कैविटी, और इसके अंदर इंट्रासेलुलर कैविटी जो होते हैं वो भरे हुए रहते हैं। देन इट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इनको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में जानते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, on the one hand endoplasmic reticulum is connected to the outer membrane of the nucleus। एक किनारे की ओर हम लोग देखते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के द्वारा इनका अटैचमेंट होता है, और दूसरी ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। माय डियर, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यहाँ पर जो बोर्ड वर्क मैंने किया है, तो मैं एक नोट्स बनाकर, जो भी वीडियो बच्चे देख रहे हैं तो मैं नोट्स बनाता हूँ कई बुक के कॉम्बिनेशन से, ताकि आपको कंपटीशन में या एग्जामिनेशन में आपको काम आ सके। ऐसे कम बोर्ड वर्क करने पर आप इसको नहीं समझ पाएंगे, मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगा और आप उसको पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए बोर्ड वर्क ज़्यादा करने के क्रम में राइटिंग जो होता है वो छोटा छोटा हो जाता
उतने स्पष्ट विजिबल नेटली नहीं दिखाई पड़ते। सॉरी इसके लिए। तो मैं प्रयास करूंगा कि कम मैं राइटिंग करूं बोर्ड पर और आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूं। ओके, तो यहाँ पर आप समझिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक किनारा जो होता है न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के द्वारा अटैचमेंट होता है और दूसरे एंड जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कनेक्टेड होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आप जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ द 2 लेयर, बाइलेयर होते हैं और ये लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए इनको लाइपोप्रोटीन्स के नाम से जाना जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकर्स इन फॉलोइंग 3 फॉर्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं 3 रूप में पाए जाते हैं, निम्नलिखित। फर्स्ट में क्या है? इट इज द वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क। यह बहुत वेल डेवलप होता है, बहुत ज्यादा विकसित होता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा सेल ऑर्गेनल्स कहलाता है। जैसे आप सेल मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेल ऑर्गेनल्स बहुत टीनी होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर विजिबल होता है। इज इट क्लियर? यहां पर आइए, नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क ऑफ नंबर 1 सिस्टर्नी, जो आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो दिखते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में सिस्टर्नी पाए जाते हैं फोल्डेड फॉर्म के रूप में। दैट इज क्लोज्ड फ्लूइड फील्ड सैक, और इसी के अंदर में सैक जो होता है, वेसिकल होता है, उसके अंदर में फ्लूइड भरे रहते हैं। सेकेंड हमारा वेसिकल है। थर्ड ट्यूब्यूल्स इसके अंदर में पाए जाते हैं, प्रेजेंट थ्रू और दी साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ये पूर्ण रूप से दिखाई पड़ते हैं, स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट हमारा है कि नंबर 2 में द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स एंड शीट। तो यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखते हैं कि बहुत लंबे, मतलब कि नेटवर्किंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड जुड़े होते हैं और उसके अंदर में ट्यूब और शीट का फॉर्म। शीट का मतलब चादर, चारों तरफ से वो सराउंडेड होते हैं। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लांग बैक वेसिकल। ये लंबे ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, राउंड होता है, ऑब्लांग बैग वेसिकल की तरह इनके स्ट्रक्चर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इतना हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान दिखाई पड़ता है, उसी तरह ही फंक्शन लगभग करते हैं ये। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग RER के रूप में जानते हैं। तो RER क्या है? तो इट लुक्स रफ अंडर ए माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप के अंदर में जब इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये रफ दिखाई पड़ता है, रुखड़ा दिखाई पड़ता है, ग्रेनुलर दिखाई पड़ता है, बिकॉज इट हैज ग्रेनुलर पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम। तो इनके सीट के ऊपर में, यहाँ पर देखिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर में दाने दानेदार स्ट्रक्चर हैं, जिसे हम लोग राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। और यही राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करने में, प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग करने में मदद करता है, इसीलिए इसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इज इट क्लियर? इट इज साइट ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री। सेकेंड पॉइंट में आते हैं हम लोग, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, इसे हम लोग SER के रूप में जानते हैं, which is without ribosomes and it is the site of lipid secreting। इस पर देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप आइएगा, इस फिगर में आइए, तो इस फिगर में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ब्रांच ही बने हुए हैं,
लेकिन इसकी बॉडी पर आउटर पार्ट पर कोई भी ग्रेनुलर पार्ट नहीं होता, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता, यह स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं, लुब्रिकेशन करने में मदद करता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है, क्योंकि इसमें लुब्रिकेंट पाए जाते हैं, लिपिड पाया जाता है, फैट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एसीआर के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर नोट में मैंने लिखा है कि रेड ब्लड सेल आरबीसीएस एंड एम्ब्रियोनिक सेल्स डोंट हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि कौन से सेल के अंदर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। तो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल और एम्ब्रियोनिक सेल जो होते हैं उनके अंदर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन नहीं होता है। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक बात करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन आरईआर एंड एसीआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंसेस है। नंबर 1, इट कंटेन्स फ्लैटेंड सैक कॉल्ड सिस्टर्नी। ये जो होते हैं फ्लैट सैक को वेसिकल को रखता है, जिसको हम लोग सिस्टर्नी के रूप में जानते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है राइबोसोम आर अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। राइबोसोम इसकी आउटर सरफेस जो मेम्ब्रेन के होते हैं उनसे उनका अटैचमेंट होता है, जुड़ा होता है। थर्ड पॉइंट, इट इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसिस प्रोटीन। ये विशेष प्रकार के सिंथेसिस करने में मीन्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में, प्रोटीन के मैन्युफैक्चरिंग करने में मदद करते हैं। कौन? आरईआर। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम होता है। नेक्स्ट इज इट इज एबंडेंट इन एक्सोक्राइन। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में, ग्लैंड 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? दोज ग्लैंड्स which secretes hormone and which influence through a duct in different parts of the body is known as exocrine gland। जैसे पेनक्रियास से 3 टाइप के एंजाइम निकलते हैं, माइलेज के रूप में, सेलेवरी माइलेज के रूप में, लाइपेज के रूप में और ट्रिप्सिन के रूप में। तो ये एक्सोक्राइन के रूप में सेलेवरी ग्लैंड डक्ट के द्वारा पास करता है, तो ये भी हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या पेनक्रेटिक सेल्स एंड एंटीबॉडी सेक्रेटिंग प्लाज्मा सेल, और कुछ ऐसे सेल जो होते हैं जो एंटीबॉडी का सेक्रेशन करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा RESER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज मेनली फॉर्म ऑफ वेसिकल एंड ट्यूब्यूल। ये प्रमुख रूप से फॉर्मेशन करते हैं वेसिकल का और ट्यूब्यूल्स का। कौन? एसीआर। एसीआर देखिए यहाँ पर है, आरईआर हमारा यहाँ है। तो इट डोंट कंटेन राइबोसोम। एसीआर में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, लिपिड का फॉर्मेशन होता है, इसके कारण वो लुब्रिकेंट होते हैं, चिकने होते हैं। इट इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसिस लिपिड एंड स्टेरॉइड। ये खास प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के होते हैं सिंथेसिस करने में, निर्माण करने में, लिपिड का और स्टेरॉइड्स का। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एबंडेंट इन लीवर एंड द टेस्टिकुलर सेल। ये खास प्रकार के जो वर्टिब्रेट होते हैं उनके लीवर में ये पाए जाते हैं, और टेस्टिकुलर सेल होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। यहाँ पर मैंने लिखा लीडिंग सेल होता है टेस्टिकुलर सेल्स के रूप में, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के रूप में, जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। इन सभी जगहों पर एसीआर का फॉर्मेशन होता है। अब इसके हम लोग फंक्शन को देखते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट गिव्स सपोर्ट टू द सेल from a skeletal framework of the cell and providing surface for biochemical activity। ये सेल को सपोर्ट करता है, सहयोग करता है,
और स्केलेटल फ्रेमवर्क के रूप में, कंकाल के रूप में चारों तरफ वो फैले होते हैं और प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटी, और उनके सरफेस जो होते हैं बायोकेमिकल एक्टिविटी में वर्क करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज इट इज द पाथवे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो ये पाथवे के रूप में, एक रास्ते के रूप में काम करता है, न्यूक्लियर मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन करता है एक सेल से दूसरे सेल की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, RER synthesize proteins and ACR synthesize fat, steroid and cholesterol। तो RER जो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करने में मदद करता है, लेकिन ACR जो होते हैं वो फैट का, स्टेरॉइड का और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज ACR helps in detoxifying poisonous and drugs in liver cells of vertebrate। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, जो वर्टिब्रेट होते हैं, जिनमें लीवर सेल पाया जाता है, तो उसके अंदर में पॉइजन और ड्रग्स जो होते हैं डेटॉक्सिफाइंग मतलब रिमूव करने का काम करता है। बॉडी के अंदर में टॉक्सिन जब हो जाता है तो बॉडी से बाहर इसको निकालने में मदद करता है। इसे हम लोग ACR के रूप में जानते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि ER सर्व्स एज ए चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रमुख रूप से काम होता है चैनल के रूप में काम करता है। जैसे टीवी चैनल के रूप में देखते हैं, मोबाइल चैनल के रूप में देखते हैं, तो चैनल के रूप में प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सेल के अंदर में जहां प्रोटीन की आवश्यकता होती है वहां उनको सप्लाई करने में मदद करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है The product of endoplasmic reticulum like protein used for making cell membrane। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोडक्ट होता है वो उनका प्रयोग करता है सेल मेम्ब्रेन के बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एंड एंजाइम्स एंड हार्मोन्स एज फॉर अदर फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू वर्क एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ, तो इसमें भी लिपिड और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है माय डियर। तो लिपिड का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, तो मेम्ब्रेन नया बनाने में मदद करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब यहाँ पर आइए, तो इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ लिखा फिगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ न्यूक्लियस एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग चैनल इन सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं न्यूक्लियस के साथ में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ में, और सेल का निर्माण क्या कर रहा है? चैनल के रूप में। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं। इसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे फोल्डेड फॉर्म के रूप में, और इस ये राउंड स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं एक ट्यूबुल्स की तरह स्ट्रक्चर है। फिर ये ट्यूबुल बने हुए हैं और उसके ऊपर में ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है। तो इसके पार्ट को, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, देखिए इनएक्टिव एंजाइम। इनएक्टिव एंजाइम को हम लोग जाइमोजेन के रूप में जानते हैं। और ये पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर्ड सेक्रेटरी वैक्यूल, जो परिपक्व होते हैं सेक्रेटरी वैक्यूल वेसिकल। इसके बाद हमारा है ये कि इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस। और ये पार्ट जो है हमारा सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के रूप में जाना जाता है। इसे हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के द्वारा इनका कनेक्शन है, ठीक है। ये
तो इस ट्यूबुल्स के ऊपर में क्या ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग राइबोसोम के रूप में जानते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। यहीं पर एक न्यूक्लियस के रूप में देते हैं, तो इसमें डीएनए आरएनए एटीपी का फॉर्मेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के रूप में जानते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और आरईआर और एसीआर अगर होगा तो उसके फिगर को आप शॉर्ट वे में ऐसे बना सकते हैं फोल्डेड फॉर्म के रूप में। तो ये हमारा क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो लिपिड का फॉर्मेशन करता है, स्टेरॉइड का और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है। और ये हमारा आरईआर जो है आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे। एच लाइक स्ट्रक्चर बन रहा, दिखने में लग रहा है ये एच लाइक स्ट्रक्चर। फिर ट्यूबुल है, तो ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलर पार्ट को सीट के ऊपर में, जिसको राइबोसोम बोलते हैं, और इसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, मैं केवल यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्टेड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी